दोस्तों पूरे भारत में इस समय धुरंधर पिक्चर को लेके सियासी तूफान मचा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं धुरंधर मूवी की। पहले पार्ट में रहमान डकैत को लेकर तमाम तरह की कंट्रोवर्सी हुई, पाकिस्तान का जो था उसे लेकर भी भारत में छाती पीटने लगे। लेकिन धुरंधर 2 में जो किरदार अतीक अहमद पर दिखाया है, अब उसे लोग अतीक अहमद से जोड़ रहे हैं। अतीक अहमद की पूरी जन्म कुंडली, अतीक अहमद को बड़े करीब से समझने वाले और एक असली धुरंधर मेरे साथ हैं, जिन्हें भारत का मोस्ट इंटेलिजेंट आईपीएस भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संदीप, बड़ी कृपा की आपने मौका दिया अपने प्रतिष्ठित चैनल पे। जय हिंद। सर उत्तर प्रदेश में लंबा समय आपने दिया है, इलाहाबाद में आपने पढ़ाई की है, धुरंधर पिक्चर इस समय चल रही है। अतीक अहमद का कार्यकाल आपने देखा, उसका रुतबा देखा, उसकी बर्बादी देखी। अब लोग पूछ रहे हैं, जो पिक्चर में किरदार अतीक अहमद का दिखाया है, अतीक अहमद से लोग उसे जोड़ने लग गए। कुछ लोग प्रोपोगंडा भी कह रहे हैं, विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है कि भाई बीजेपी के हेडक्वार्टर में पिक्चर बन गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि दर्शकों को बताना चाहता हूं, असली धुरंधर यूपी के हमारे साथ आज चैनल पर बैठे हुए हैं, बताएंगे अतीक अहमद की सच्चाई। क्या रहमान डकैत से भी खतरनाक था सर अतीक अहमद? अतीक अहमद जितना खतरनाक था, 10 रहमान उसके पैर के नीचे रहते। अतीक के खतरनाक है। अगर किससे आप जान जाए तो आप सुने कैसे एक सिपाही की खाल खुरच खुरच करके अस्तुरे से ऐसे उतारी जैसे बकरे की मटन शॉप के ऊपर बकरा टंगा रहता है और पानी रिसता रहता है। दहशत यह थी कि नोएडा जाकर के सीईओ नोएडा, जो कि मुख्य सचिव रैंक का अधिकारी होता है, घर में घुस करके, क्योंकि वो नहीं मिले तो उनकी बूढ़ी मां के साथ मारपीट की, लेकिन उनके खिलाफ कोई अपराध पंजीकृत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल तब की जो सत्ता थी उसके कबाऊ पूत थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी जेल में बैठ करके जिसको मारना कूटना होता था उसको बुलवा के अपनी जेल में अपने सामने कुटवाता था। जेल में रहा 3 साल और मालूम पड़ा साल भर बाद उनकी बेगम को बच्चा हो गया। तो ये सब चीजें बताती हैं कि वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से जिंदा रहता था और अपनी शर्तों पर, चाहे जेल के अंदर हो या बाहर हो। लेकिन जब चूड़ी कसी जाने लगी, जब कायदे से चूड़ी कसी जाने लगी, एनएसए का मुकदमा लिख गया, मुकदमे लिख गए, गैंगस्टर एक्ट की प्रॉपर्टी अटैच होने लगी, तो उनकी बेगम जो थी वो अपने बेटे को लेकर के आई। बड़ा छोटा मासूम प्यारा बच्चा था उस वक्त, छोटा सा, और उन्होंने कहा कि आप मेरे वालिद या मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मैं बेवा नहीं होना चाहती। उनका मैं भी नहीं चाहूंगा, कौन चाहेगा कि कोई बेवा हो, लेकिन इसका फैसला आपके शौहर करेंगे कि आप बेवा होंगे नहीं। क्योंकि अगर उन्होंने कोई हमें खिदमत का मौका दिया तो जो मैंने कहा था, मैं अभी आपसे भी कह रहा हूं, वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा प्रसाद पा जाएंगे आपके शौहर। कान खोल के उनको समझा दीजिए, आप उनकी हमराज भी हैं, हमदर्द भी हैं और बेगम भी हैं। वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा प्रसाद। और इसके पहले आप पता लगा लीजिए, जहां मैं रहा हूं, जैसे सिगरेट का बट बुझाया जाता है वो दुर्गत हो जाएगी। अब तक क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपके भाई या जेठ या देवर जो भी हो, उन्होंने एक नमूना दिया और आप देखिए क्या दुर्गत हो गई आपके परिवार की। मुझे आए हुए 3-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन आपने देख लिया, ये सिर्फ एक ट्रेलर था। तो आगे मुझे उम्मीद करता हूं मुझे खिदमत का मौका न दीजिएगा। तो उनके बेटे जो थे वो आए थे, हमने कहा बेटा चूंकि ये ऐसी सीरियस बातें हैं, तुम अलग बैठ जाओ, डीजी दफ्तर बहुत बड़ा होता है, तुम बैठो। हमने घर से चॉकलेट और 2-4 किताबें मंगा के दी, बच्चों की हमेशा रखता हूं, तो बेटा तुम इनको पढ़ो और चॉकलेट खाओ, और हम लोग जब बात खत्म होगी तो तुम्हें फिर बुला लेंगे। सामने ही बैठा था, लेकिन दूर बैठा था कि उसको हम लोगों की बातें न सुनाई दे, जिससे उसके जहन पे कोई उल्टा असर न पड़े। सर अब असली अतीक पर आ जाते हैं। असली अतीक कौन था, क्या इसके कारनामे थे? लोग जो कह रहे हैं कि प्रोपोगंडा है, आईएसआई से गलत जोड़ रहे हैं, पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं था। एक एफआईआर जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, आपके लिए तो वो नमूना है, पब्लिक को जानना बड़ा ज़रूरी है कि कैसे एक एफआईआर में आईएसआई और लश्कर का ताल्लुकात होने का संबंध भी इससे पता चलता है। लेकिन वास्तविक जीवन में जो लोग ये छाती पीट रहे हैं कि भाई अतीक अहमद ऐसा नहीं था, अतीक कैसा था? अतीक अहमद रहनुमा था क्या, रहबर था लोगों का? सिलसिलेवार चले संदीप जी। जो लोग अतीक के लिए छाती पीट रहे हैं, मैं उम्मीद करता था कि अतीक के मरने के बाद आके कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ मर गया। लेकिन अगर अतीक के मरने पे जिनको आज भी बड़ी पीड़ा है, तो हमें तो ये लगता कि उसकी काली कमाई का हिस्सा उन तक भी जाता होगा। क्योंकि वरना और छाती पीटने का कारण क्या है? कमाऊ पूत गिर गया, जिसका कुत्ते से नेता हाथ मिला रहा है, अब वो
अतीक मर गया, तो किससे हाथ मिलाएंगे, किसके कुत्ते से? जब कुत्ते से हम हाथ मिला रहे हैं तो पूरे प्रदेश में संदेश ही जा रहा है, इस तरफ देखने का कष्ट मत करना, वरना तुम्हारी नौकरी के ऊपर ग्रहण लग जाएगा। और अब बात कीजिए कि इसकी एक्टिविटीज क्या थी। इलाहाबाद में आ जाइए, पूरा सिविल लाइंस, पैलेस थिएटर, जो प्रॉपर्टी पसंद आई हजम कर लो। लखनऊ आया, बहुत बड़े चिकन के यहां पर शोरूम था, वहां जाकर ये हमारी है, सीसीटीवी वगैरह सब लगा लो और हम अपने हिसाब से इसको ले लेंगे। तो मतलब इसको तो जो प्रॉपर्टी पसंद आए, एन केन प्रकारेण जाके मिट्टी के भाव जाकर के, अगर कोई चीज 25 करोड़ की है, 50 करोड़ की है, करने के लो 10 लाख के कागज पे साइन करो, कागज पूरे, लेकिन धमका करके, कनपट्टी पे पिस्तौल लगा करके, और फिर कत्ल करना कोई बड़ी चीज नहीं थी। जिस तरीके से राजू पाल की दिन दहाड़े एक एमएलए की हत्या प्रयागराज में हुई है, कैंट से लेकर के दारागंज तक रगेद करके जिस तरह से मारा दिन दहाड़े, और उसके पक्ष में जो बोल रहे हैं, मेरी अंतिम ये बात सुन लीजिए, जो अतीक के पक्ष में बोल रहे हैं, मैं चाहूंगा जरा उनके बारे में लेखा जोखा कर लें, क्योंकि अतीक के बारे में आपको वाकई लक्ष्मण रेखा के दूसरी तरफ होना होगा, जो आप अतीक के पक्ष में बोल रहे हैं। क्या मजबूरी है आपकी अतीक के पक्ष में बोलने की? ये पाकिस्तान परस्ती का मतलब क्या है? और मैं चूंकि इतने लोगों को जानता हूं, मुझे मालूम है कभी कभी ऐसा मौका हुआ कि जब मैं भी गलती से ऐसी जगह पहुंच गया, तो वहां पर जैसे मान लीजिए वलीमा चल रहा है, तो फिल्मी म्यूजिक जो बजेगा वो कौन सा बजेगा? भारतीय फिल्मों का नहीं, पाकिस्तानी फिल्मों का बजेगा वहां। और वहां लेडीज बड़ी ठसक से कहती है कि ये जो सूट हमने पहना है, ये पाकिस्तानी सूट है, हम लाहौर से लाए हैं। जैसे हिंदुस्तान में तो सलवार सूट बनते नहीं। मैं गारंटी कर सकता हूं कि क्या लाहौर और क्या पेशावर और क्या रावलपिंडी, लालगंज, लेकिन ठसक म्यूजिक पाकिस्तान का। गुलाम अली की गजलें, आबिदा के जो है नगमे, तो हमारे यहाँ अजीत सिंह, पुरुषोत्तम जलोटा, और क्योंकि मेरा म्यूजिक में शौक नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भारत में म्यूजिक और गाने वालों की, गजल गाने वालों की कमी है। हाँ, हम जब जवान थे तो तलत महमूद की गजलें बड़ी मशहूर थी, आप उनको नहीं सुनेंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो 2 कौड़ी की टिकली चोर मेहदी हसन वगैरह हैं, आबिदा परवीन है, इनकी आप सुनेंगे। मैं इनकी तरफ जो आर्टिस्ट है उनको मैं नमन करूंगा पाकिस्तान के, लेकिन मेरे पास अगर विकल्प होगा तो मैं भारतीय आर्टिस्ट के सुनूंगा, भारतीय कपड़े पहनूंगा, और वहां पर जाके ठसक के, मैं वहां गया, वहां पे लाहौर का स्ट्रीट फूड खाया, अरे साहब क्या निहारी, क्या अंडे का हलवा, अरे ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे चांदनी चौक में नहीं मिलती है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे करीम के यहां नहीं मिलती है? लेकिन हाँ, पाकिस्तान का गाना बहुत जरूरी है हमें। अब आप आइए संदीप जी, कि पाकिस्तान परस्ती को लेकर के दूसरा, भाई जिसको कहते हैं कि टोपी सीधी बैठ गई। अब मैंने जाके कहा कि आजकल जो है बड़े चोर उचक्के आ गए हैं। साहब आपने कैसे कहा? अरे भाई, अगर मन में चोर है तभी तो तुम चोर की दाढ़ी में तिनका हो रहा है। ये पाकिस्तान परस्ती छोड़ दीजिए और माफियाओं की कवर फायर देना कर दीजिए बंद। और मेरा परामर्श होगा कि जो बहुत पाकिस्तान परस्त हैं और जो बहुत माफियाओं की वकालत कर रहे हैं, और वो भी ऐसे, कोई भी पिक्चर संदीप बनती है तो पहला उसमें स्लाइड ये होता है डिस्क्लेमर, किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से अगर कोई संबंध नहीं है, ये पूरी तरीके से मनोरंजन के लिए कपोल कल्पित एक फिल्म बनी है, और किसी भी अगर समानता है वो बिल्कुल ही उसका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि समानता है ही नहीं उस डिस्क्लेमर के बाद। यही तो बात है कि ये जोड़ क्यों रहे डिस्क्लेमर के बाद? क्या इनके दिमाग में चल रहा है? जब साफ सीधे शब्दों में लिख दिया गया कि भाई काल्पनिक है, कोई मेल जोल नहीं है, लोग जोड़ रहे हैं जबरदस्ती। अब जोड़ रहे हैं तो फिर भी उसमें प्रोपोगंडा दिख रहा है। संदीप, हमें तो तुष्टीकरण की राह, हमें तो चप्पल चाटने का मौका मिलना चाहिए। मौका मिल जाए फिर देखो कैसे हम आरती का थाल लेकर के पाकिस्तान परस्ती, हमारे 2 ऐसे ही थाली के बैगन पाकिस्तान गए थे। एक साहब ने, बड़े मियां ने कहा कि पहले तुम मोदी को हटा ले। अरे मोदी को हटाएगी, यहां की जनता हटाएगी, तुम हटाओगे या पाकिस्तान हटाएगा? पहले मोदी को हटा ले। तो बड़े मियां गए थे पाकिस्तान, और ये वहां के अल्फाज हैं। छोटे मियां जो पंजाब के ही हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं, उन्होंने जाकर कहा हम तो पाकिस्तानियों से ज्यादा नजदीक है बनस्बत हिंदुस्तानियों के। तो ऐसे यहां 2 कौड़ी के थाली के बैगन मिल जाए तो शत्रुओं की जरूरत नहीं है फिर। यही हमारे लिए काफी दर्द सर बने हुए हैं। लेकिन वही है, ये बेपेंदी के लोटे, इनकी कोई औकात नहीं है। लेकिन भारतवासियों को अब समझ लेना चाहिए कि ऐसे मौसमी, ऐसे सीजनल, कैसे कटी पतंग, बेपेंदी के लोटे, थाली के बैगन, ये जब अपने बाप के मातृभूमि के नहीं हुए तो हमारे तुम्हारे क्या होंगे? पहचान लो इनको, और अगले निर्वाचन में इनकी जमानतें कराओ, सब ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान परस्ती। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे नग्न स्वरूप है।
बस, समझ गए आप? जी सर। सर एक पिक्चर में एक सीन आता है जिसमें दाऊद इब्राहिम सीधा कहता है कि पूरे भारत में जो कोई काम नहीं कर सकता वो अतीक अहमद कर सकता है। अतीक अहमद चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो। क्या सर दाऊद इब्राहिम से अतीक अहमद का सीधा फोन पर बात होता था या फिर एक काल्पनिक पिक्चर का दृश्य हो सकता है? देखिए, इस पे कयास है, क्योंकि पहली चीज मैंने पिक्चर देखी नहीं। दूसरी हाँ चीज मैं आपको रिजल्ट के बारे में बता दूं। जो हाँ तथाकथित इस पिक्चर में कहा गया है कि अतीक अहमद हाँ बहुत ही रसूख तो नहीं कहूंगा, हाँ बहुत ही हाँ प्रभावशाली था। धन बल, बाहुबल, राजनीतिक बल सब कुछ था, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब जेल हाँ में बैठे बैठे मतलब लोगों को पिटवा सकता है, और हम्म, जेल के रहते रहते जो है उसको संतान लाभ हो सकता है। आप जेल के रहते रहते अपना अपराध का साम्राज्य चला सकता है, तो इतनी बात तो खैर हम्म। प्रमाणित होती है। लेकिन दूसरी चीज ये होती है कि इनके द्वारा किए गए जो अपराध हैं, उसमें अगर 11 जज हाईकोर्ट के ये कह दें हम ये केस नहीं सुनेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उसका भय और आतंक कितना था। अच्छा सर एक दृश्य उसमें आता है जहां अतीक अहमद की मौत होती है, ऐसा ही दृश्य एक पिक्चर में दिखाया जाता है। अब लोग कह रहे हैं कि अतीक अहमद की जो मौत थी वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक मुद्दा था। अब लोग उसे उससे भी कनेक्ट कर रहे हैं। मैं इसके बारे में, क्योंकि पिक्चर मैंने देखी नहीं, अब पिक्चर में हम्म क्या उसी तरीके से उसकी मृत्यु हुई है जैसे अतीक की यहां पर प्रयागराज में हुई थी? ऐसे ही जैसे सेम पुलिस दिखाया गया है सर। पुलिस हाँ कस्टडी सेम। में पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, हाँ और पुलिस अननोन कस्टडी में गनमैन आए होती है। और कैमरा के अननोन सामने गोली गन। मार दी। हम्म। हाँ 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 तो वही सेम तो दृश्य दिखाया गया था। हम्म, पर उसे देखिए जोड़ा पहली गया था चीज, सर कि जैसे हाँ, बंबई में 26/11 हुआ था ऐसे ही एक बड़ा हमला होना था, जैसे पिक्चर में पूरा सीन दिखाया है। अमृतसर में एक 26/11 जैसा हमला होना था। कश्मीर कश्मीर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान कुछ अपने आतंकवादियों को भेजने वाला था, जो नेपाल के रास्ते यूपी आते और जिनका जो हैंडलिंग है वो अतीक अहमद करने वाला था। ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा कार को पता चलता है, उसके बाद ये एक्शन लिया जाता है जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अब लोग इसे रिकनेक्ट कर रहे हैं अतीक अहमद के उसी मर्डर केस से। ये लोगों का ताना बाना है। अंततः देखिए, मैं आम के बगीचे में जाता हूं तो लोग कहते हैं अरे भाई आम खाने से मतलब है गुठली क्यों गिन रहे हो? मैं हाँ पूर्व पुलिस अधिकारी हूं, प्रत्येक दुष्ट का अंतिम संस्कार कराना इसी के मैं तनख्वाह लेता रहा हूं। और दोस्त वही हाँ है जो दोस्ती के दोस्त के काम आए और जो बारीकियों में ना जाए। दोस्त वही है जो दोस्त के काम आए, जो बारीकी में ना जाए। मैं कुछ सांकेतिक भाषा का प्रयोग करूंगा। और हम्म, दुष्ट दलन हमारा धर्म है। आम के बाग में गए हैं तो आम खाने से मतलब है, गुठली गिनना मेरा काम नहीं है। अंततो हम्म, गत्वा, अंग्रेजी में कहा, दोस्त दैट प्ले विद द स्वॉर्ड शैल पेरिश विद द स्वॉर्ड। जो तलवार के साथ खेलते हैं वो तलवार ही से मारे भी जाते हैं। लेकिन अंततो गत्वा माफिया का अंत हुआ। दुष्ट हम्म, एक बहुत ही भयानक एक आतताई उसका अंत हुआ। आप एंड प्रोडक्ट देखिए, बाकी चीजें कि उसके ऊपर कमीशन बैठा। कमीशन ने इस चीज के बारे में अपनी व्यवस्था दी। जुडिशियल कमीशन था, तो मैं उसको कैसे नकार सकता हूं? तो मैं किसी भी बाहुबली, किसी भी माफिया के मौत का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन कानून की परिधि में रहते हुए। मैंने भी कहा पुलिस कस्टडी में हत्या नाजायज है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जुडिशियल हम्म, कमीशन ने कोई व्यवस्था दी है, तो मैं उसी कानून के तहत जो जुडिशियल कमीशन ने व्यवस्था दी है, मैं उसको सलाम करते हुए उसको स्वीकार करता हूं। और मैं दूसरी चीज कहूंगा संदीप जी, इसने हाँ इकबालिया बयान में यह खुद कहा है कि इसके लश्कर तैयबा से और आईएसआई से संबंध थे। पाकिस्तान हम्म, ड्रोन के माध्यम से इसको हथियार उपलब्ध कराए जाते थे, और हथियारों में हम्म, 45 बोर की पिस्टल AK-47 और RDX मिलता था। और ये अपने कॉन्टैक्ट के जरिए उनको पंजाब से अपने गिरोह के पास, इसके गिरोह का नंबर था IS 227। IS यही 200 सवाल मैं इंटर आपसे पूछने वाला था। आईएस जी। 227 क्या था? क्या मतलब लोग कहते हैं कि अच्छे अच्छे लोग इससे कहाँ पे जाते थे, पाकिस्तान से ऑपरेट होता था, सीधे फोन पर बात होती थी, बड़ी बड़ी डीलें होती थी। मैं ये सवाल आपसे पूछने ही वाला था, उससे पहले आपने इसके बारे में जिक्र कर दिया। ये गैंग क्या की था सर? लिस्टिंग जब होती है, इसकी लिस्टिंग होती है, तो जैसे जिले का गैंग है, D39 आगरा का गैंग था, मतलब डी मतलब डिस्ट्रिक्ट। डी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट का, तो D39 विद्याराम, मुझे आज भी याद है, करीब 50 साल पुरानी बात है। और IR मतलब इंटर रेंज। अगर एक ही स्टेट में कई, आगरा से लेकर के प्रयागराज में अगर ऑपरेट करता है तो उसका IR हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे हैं कि पूरे देश में चल रहे हैं इंटरस्टेट, तो सबसे ऊंची ग्रेडियंट जिसको कहते हैं कि ये जनरल साहिबान की, वो है IS 227। इसी तरह मुख्तार अंसारी हुए,
ये तमाम इनकी ग्रेडिंग IS इंटरस्टेट 227, गैंग नंबर 227 इंटरस्टेट। तो इनके गैंग मेंबर वगैरह उसी तरीके से हैं, सैकड़ों की संख्या में उनकी फायर पावर दी है, पाकिस्तान से संपर्क सूत्र बने हैं। इन लोगों ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी। नंबर एक, इनके हथियार देख लें, और जब घर में छापा पड़ा इनके, तो वहां पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस मिले। तो वो भी क्या पुलिस ने प्लांट किए पाकिस्तान के कारतूस। इसी तरीके से जो नकली नोट की बातें चल रही हैं, दाऊद इब्राहिम की जो बहावलपुर में छपवाता था, तो गुनाह बेलज्जत हो गया। गुनाह बेलज्जत हो गया, क्यों हो गया? वो नोटबंदी शुरू हो गई, बहावलपुर में इन्होंने अरबों खरबों खर्च किए। अब राष्ट्रीय बैंक नेपाल और हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान, अब कहां हबीब बैंक पाकिस्तान का उन्होंने मिलकर के एक ब्रांच खोली, हिमालयन बैंक। और हिमालयन बैंक की शाखाएं कहां खोली? इंडो नेपाल बॉर्डर पे। उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य केवल यही था, व्यापार और वाणिज्य नहीं, नकली नोट चलाना, एक असली के बदले में 4 नकली नोट देना। लेकिन उनके तो ग्रहण लग गया, उनके सारे ताने वाने पे सब बेकार हो गया, पार्टनरशिप बेकार हो गई। नोटबंदी में आप देखें सबका करे धराए पे पानी फिर गया। जी संदीप जी। वो कहते हैं पिक्चर में एक सीन ऐसा भी है, मैं देख के आया पिक्चर, कि जब वो फोन आता है पाकिस्तान के, भैया नोटबंदी हो गई, कि भैंसा बैठ गया, दिल्ली का जो रास्ता था यूपी से होकर जाता था, यूपी नहीं जीत पाएंगे। तो बड़े चिक्र है सर। एक और चीज मैं आखिरी आपसे पूछूंगा, मैंने पिक्चर देखी है, जैसा आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे चल रहा है, पूरी पिक्चर में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला गया, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं दिखाया गया। लेकिन हमारे ही देश की विपक्षी पार्टियों, मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि पूरी पिक्चर है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। सर, जिस पिक्चर में मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द ना बोला गया हो, उस पिक्चर के खिलाफ ये झूठी बातें करना, प्रोपोगंडा बताना, कश्मीर फाइल आती है उसे प्रोपोगंडा बता देते हैं, केरल फाइल्स आती है उसे प्रोपोगंडा बता देते हैं। यानी कोई भी, आज तक भारतीय इतिहास में हजारों पिक्चर रिलीज हो गई, लाखों पिक्चर रिलीज हो गई, लेकिन 7 से 8 ऐसी पिक्चर बनी जिन्हें प्रोपोगंडा बता दिया गया, बीजेपी हेडक्वार्टर से जोड़कर बता दिया गया। संदीप, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, ये मेरा प्रश्न उन तक पहुंचा दीजिएगा। आप में से कितने लोग जानते हैं कि भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम कहां पर दफन हुए हैं? कभी वहां गए, फातिहा पढ़ा? कहां पर ब्रिगेडियर उस्मान दफन है? कभी वहां गए? ये हमारी शान है। हवलदार अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता, ये कहां पर दफन है? गाजीपुर में। कोई गया? आप जाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें आपको राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। आपके तुष्टीकरण के जो खोटे सिक्के हैं वो यहां नहीं चलेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रवादी मुसलमान है जिसका नमन प्रत्येक भारतवासी बड़े गर्व के साथ मस्तक झुका करके उनके चरणों में, सबके, हवलदार अब्दुल हमीद हो, उनकी बेगम साहिबा हो, या ब्रिगेडियर उस्मान साहब हो, या हमारे भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम साहब हो, उनकी कोई चर्चा नहीं करेगा। हाँ, लेकिन इन चोटों के, पाकिस्तान के जूठन के चाटने वाले, ये उनकी चप्पल चाटने क्यों पहुंच रहे हैं? मेरा पुलिस विभाग से ये भी एक परामर्श होगा और इंटेलिजेंस से, जरा इन लोगों का बैकग्राउंड और कॉल डिटेल्स और बैंक बैलेंस और फॉरेन रेमिटेंसेस पे जरा एक बार गौर कर ले। क्योंकि अमेरिका में होते तो अब तक वहां सिस्टम है SARS, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम। अगर आप बहुत क्यूबा करेंगे अमेरिका में, और बहुत आप वेनेजुएला करेंगे, तो FBI तुरंत आपको रख देगी रडार पे, और कोई चीज अगर निकल आती है तो मान पड़े 25-30 साल का हिसाब हो जाएगा अंदर, और चक्की पीसते ही अंतिम संस्कार जो होगा वो होगा जेल की सलाह के पीछे। मैं चाहता हूं कि ऐसे सख्त कानून भारत में भी लाए जाएं। आपकी मजबूरी क्या है पाकिस्तान परिस्थिति की? इसमें कौन सी चीज है? हमारे फोर्स में, मैं नाम देके बताता हूं, रिजवान मेरा कांस्टेबल था जब मैं STF में था, अच्छा काम किया, हेड कांस्टेबल बना, और अच्छा काम किया सब इंस्पेक्टर बना, और अच्छा काम किया इंस्पेक्टर बना रिजवान। मैं चाहता हूं तो आप की बात करा दूं, मुझे गर्व है रिजवान के ऊपर, जफर के ऊपर। जब मैं जाता हूं तो मुझे दर्शन कराता है, कहां? बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। मुसलमान से नहीं, हमें देशद्रोहियों से नफरत है। कान खोल के सब लोग सुन ले, मुसलमान उतना ही देश प्रेमी जितना हम आप हैं, लेकिन जो देशद्रोही, चाहे हिंदू मुसलमान, मुझे घोर आपत्ति है ऐसे लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जरूरी जानकारी पहुंचना जरूरी था, और मुझे लगा कि इस जरूरी जानकारी को, अतीक के सारे सच को सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहे, उत्तर प्रदेश में लंबा कार्यकाल से रहे एक हमारे धुरंधर ही पहुंचा सकते हैं। तो मैंने आज इस चर्चा में आपको बिठाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।